हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मुबश्शिर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अभी भी पार्टीज में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, अभी भी जो आईनी तरमीम का मामला है वो गुमकू का शिकार है, तो आपको लगता है तमाम पार्टीज का इत्तेफाक हो जाएगा? आई पर्सनली थिंक थी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब दोबारा कहूंगा, कुछ हफ्ते पहले से मैं कह रहा हूँ कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ सहाफियों की, कुछ एंकर पर्सन की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं गया था, उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब भी राजी हो जाएंगे और बाकी कंसेंसस की बात जो हो रही है वो कंसेंसस भी हो जाएगा। सो इट्स देयर एंड इट्स ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर जी। अब तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं। बाकी रहेगी मसला पीटीआई का। तो मुझे ये सवाल करना है पीटीआई के लोगों से कि लोग जो थे पीटीआई के, वो देवर कॉन्टिन्यूसली इन टच विद मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपनी इनपुट भी दे रहे थे, और दोनों तरफ से, यानी कि जेयूआई की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, दोनों जो पार्टी थी उनकी तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेशन थी जो आपस में बैठ के मुशावरत भी कर रहे थे और इनपुट्स भी दे रहे थे। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? वो कहाँ गई? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की थी कि जनाब सबका कंसेंसस होगा, यानी कि पीटीआई का भी कंसेंसस होगा, तो दैट मीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं ले सके? तो अगर नहीं ले सके तो क्या वजूहात थी, और पीटीआई ने कौन सी इनपुट्स दी थी जिन पे उनकी बात नहीं हुई या बात नहीं बनी? असद कैसर साहब भी बातचीत करते रहे, और फ्रॉम द अदर एंड वहां पे जो लोग थे, कामरान मुर्तजा साहब थे जेयूआई की तरफ से, वो भी बातचीत करते रहे। तो ये आपस में होती रही बातचीत, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे। पिछले 2 हफ्ते से सब चीजें जारी थी। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? तो वो पीटीआई वाले जवाब देंगे, पीटीआई वालों से जवाब लेना चाहिए कि जनाब की होया उत्थे, वो सारी गल्लां किथे चली गई? वो एक एवरीथिंग वाज लाइक हंकी डोरी, और वो कमेटियों में भी शामिल थे, वहां पे जनाब सारी बातें भी हो रही थी, गुफ्तगू भी हो रही थी, तो क्यों नहीं वहां पे कंसेंसस कर सके? या उन्होंने राना मुबश्शिर साहब, सर ये बताइएगा, अब तो सूरत हाल ये है कि आईनी अदालत वाला जो मामला है वो तो अब मुअख्खर हो चुका है किसी हद तक, और उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। तो अगर आईनी अदालत के बगैर ये तरामीम जो हैं, वो जितनी भी तरामीम जो हैं, इसमें जितनी भी शिकें हैं वो पास होती हैं, तो आप समझते हैं कि हुकूमत के जो मकासद थे, जो सियासी फ़ायदा लेना चाहती थी मुबैना तौर पर, वो हासिल कर पाएगी हुकूमत? देखिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और जो पीटीआई है वो अगर नहीं उसमें शामिल होती, या वो कहती है जनाब कि ये गलत हुकूमत है, ये फॉर्म 45-47 की हुकूमत है, सारी बातें अपनी जगह, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने राब्ते खत्म नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिले, जरदारी साहब से भी मिले, उनके पास जाके मिले, उनके पास, उनके घरों में जाके मिले, और वहां पे जाके उन्होंने उनको कन्विंस किया। तो सबको अगर कन्विंस किया, तो व्हाट हैपेंड बिटवीन द रिलेशनशिप जो कि एक शुरू हुआ था बिटवीन जेयूआई और पीटीआई, उसका क्या बना? सो वो क्यों नहीं वहां पे सामने लाई जा रही वो चीज? या पीटीआई वाले क्यों चुप है, या मौलाना साहब क्यों चुप है, क्यों नहीं बता रहे कि जनाब उस कंसेंसस का क्या हुआ? पीटीआई को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा सका? या पीटीआई वाले ये बताएं कि हमने ये इनपुट दी थी, या इन शिकों, या 56 शिकें थी, 56 शिकों में से उनके 56 शिकों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, और वहां पे 56 में से कौन सी चीजें नहीं मानी गई, या उन्होंने कौन सी इनपुट दी थी जो नहीं मानी गई? तो वो बात अगर सामने आएगी तो उस पे मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन राना साहब, आपको क्या लगता है मौलाना साहब की क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से हम मुश्तरका मुसवदा जो है वो ला सकते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ उनके कुछ ऐसे लग नहीं रहा कि वो मुश्तरका मुसवदा करने के लिए तैयार हैं, कोई उस पर राजी हो जाए। देखिए, मैं मौलाना साहब के बड़े अच्छे रिलेशंस है, मैं कई मरतबा इसका जिक्र भी कर चुका हूँ आसिफ जरदारी साहब से, और आसिफ जरदारी साहब से उनके एक, आई वुड से, एक फ्रैंकनेस है उनकी आपस में। और अभी रिसेंटली जब आसिफ जरदारी साहब मौलाना साहब के घर इस्लामाबाद में चल के गए थे, तो वहां पे अर्ली जो उनकी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, उसके बाद मौलाना साहब को आसिफ जरदारी साहब दूसरे कमरे में लेके चले गए, और उन्होंने वहां पे जाके 2 बातें उनसे कही कि एक तो बस कर दो मौलाना साहब और जान दो, और दूसरी उन्होंने कहा जनाब कि आप मेरे साथ आके खाना खाएं। खैर वो खाना तो नहीं हो सका क्योंकि आसिफ जरदारी साहब अगले रोज 2 दिन के लिए
उन्होंने सारी मसरूफियात कैंसिल कर दी, और उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दी कि वो बीमार हो गए थे। लेकिन देन अगेन उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, और वो तो बड़े राना साहब वो तो सबको पता है कि ताल्लुकात उनके काफ़ी हैं JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से। तो अगर आप कह रहे हैं हुकूमत के लिए विन विन पोजीशन है, तो मौलाना के लिए क्या पॉलिटिकल बेनिफिट आप इसमें देखते हैं? कि नहीं, अभी तो आप जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, वंस दिस थिंग इज टेबल्ड, और उसके बाद टेबल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल होगी, उसके बाद जनाब ये सारी चीजें पाइपलाइन में से गुजर के एक सामने शेप अप हो जाएंगी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मौलाना साहब ने इसमें क्या अचीव किया। और डेफिनेटली एक चीज मत भूलिएगा, मौलाना साहब इज अ वेरी गुड बार्गेनर, पॉलिटिकल बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं मौलाना साहब। और ये वन दिस थिंग इज ओवर, उसके बाद आपको जो इन्होंने जो यहाँ से अचीव किया है वो मौलाना साहब की बातें बाद में पता चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया होगा, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो राना साहब ये सारी एक्टिविटी आपको 25 से पहले मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, ये टास्क ये दिया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यही टास्क दिया गया था कि सारे कंसेंसस जो है, सारी जमातों के साथ कंसेंसस, और सबको एक पेज पे लेके आए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और 25 तारीख से पहले लेकर आए। और मेरे ख्याल में बड़ी सक्सेसफुली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो उनको टास्क मिला था उन्होंने वो अचीव किया है। एंड ही, और कल को अगर मैं इससे बड़ी बात कर देता हूँ कि कल को अगर किसी भी स्टेज पे अगर पता चलता है कि मौजूदा वजीर आजम साहब जो है अगर नहीं है, उनकी जगह को रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। सही